चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इसमें जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक साथ में रखो। जैसे हर समय में करवाता जाता हूँ, वैसे आप लोग बुक में भी करते जाना। और देखो, इस क्वेश्चन के लिए भी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर्षा एंड छाया आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और यहाँ पर आपके ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इन दोनों पार्टनर्स के लिए, और उसके ऊपर से हमें फाइनल अकाउंट तैयार करना है। अब सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को आप लोग टेक्स्ट बुक में भले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह टिक करो। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपका क्वेश्चन ऑफ हिडन एडजस्टमेंट कहलाता है। इसमें बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट है। आपके नॉर्मल तो ये यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट है। बरोबर ना? ये सम समझो बाकी सब सम से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी टिक करना, और जो मैं समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझते भी जाना आप लोग। तो ये जो सम शुरू करें ना, सबसे पहली चीज ये ध्यान देते हैं कि भाई अकाउंट कौन कौन से बनाने। सबसे पहला काम कि कैपिटल और करंट दोनों बनाने हैं कि सिर्फ कैपिटल ही बनाना है। तो आपके ट्रायल बैलेंस में देखो देखो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, उसके नीचे करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पर लिखे हुए हैं करंट अकाउंट, मतलब इसमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कैपिटल और करंट दोनों बनाने हैं। और उसके बाद जैसे होता है ना कि कहीं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि वो अकाउंट बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो इसमें अगर देखें ना, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया तो हुआ है। आपके क्रेडिट साइड पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। कितना है ट्रेडिंग अकाउंट? 24,700 वो दिया हुआ है। लेकिन लेकिन एक एडजस्टमेंट भी इसमें दिया हुआ है कि वो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखो कि टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300, कि सेल्स में 300 रुपए कम लिख दिए हैं। तो अब जो सेल का एडजस्टमेंट है, वो सेल का एडजस्टमेंट कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालेंगे ना। बरोबर ना? तो भले ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, फिर से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, छोटा सा ही एक एडजस्टमेंट के लिए, कि ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट है। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसा दिया हुआ हो ना, आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि भले ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ हो, लेकिन अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो, पहले क्वेश्चन में सभी एडजस्टमेंट रीड कर लिया करो। फिर कोई ऐसा एडजस्टमेंट निकले अगर जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंट्री करनी है, तो उसके लिए फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। भाई फिर से हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, भले छोटा ही 3-4 लाइन का तैयार करना, लेकिन करना पड़ेगा हमें। तो मतलब इसमें सभी अकाउंट 6 के 6 अकाउंट तैयार करने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भले एक पेज पे दोनों तैयार कर देना। ट्रेडिंग अकाउंट 3-4 लाइन का बनेगा, बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के बाद एक्चुअली कैपिटल बनता है। मेरे यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने कैपिटल यहाँ बनाया है। एप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट। ध्यान देना, आपके लाइन वाइज अकाउंट होने चाहिए, तो इसलिए अप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल बनाना। कैपिटल और करंट दोनों बनाने हैं, तो कैपिटल 2 लाइन का ही बनेगा, खाली ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री के लिए बस। तो मैंने वो यहाँ नहीं, यहाँ बनाया है, और आप लोग इसके साथ बनाना। अप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल, फिर करंट अकाउंट, और उसके बाद आखिरी में बैलेंस शीट। बरोबर? ऐसे ये सब अकाउंट तैयार करेंगे ना, तो बुक में ड्रॉ कर लो, ये सब अकाउंट तैयार कर लो, तो फिर हम शुरू करें। फिर से बोल रहा हूँ, इस सम को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ऑफ हिडन एडजस्टमेंट है, इसमें बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट है, और कैसे कैसे हिडन एडजस्टमेंट है वो आप लोग ध्यान से समझना, देखना कि कहाँ पे ये एडजस्टमेंट छुपे हुए हैं रियली। ठीक है? तो अब समझो कैसे करना है हमें। कि जैसे कि देखो, पहला एडजस्टमेंट है, पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्रॉइंग एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कि हमें कैपिटल, ड्रॉइंग और करंट अकाउंट, इन तीनों के ऊपर इंटरेस्ट देना है। सही बात है ना? तो अगर इस पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो उसके लिए पहले कैपिटल का इंटरेस्ट दे दें। 3 चीज़ों का इंटरेस्ट देना है, एक एक करके। पहले कैपिटल का इंटरेस्ट दें, और अगर कैपिटल का इंटरेस्ट देना है तो पहले कैपिटल लिख तो लेना कि भाई ओरिजिनल कैपिटल कितने की है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट हर्षा छाया का 20,000 और 30,000। तो पहले ओरिजिनल कैपिटल लिख देते हैं। ओरिजिनल कैपिटल कहाँ लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे होगा, मैंने वहाँ बनाया। तो पहले कैपिटल अकाउंट में ओरिजिनल कैपिटल लिखते हैं कि भाई ये टू एंड बाय यहाँ पे लिख देते हैं, और बाय में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों का कैपिटल है 20 एंड 30,000। भाई हर्षा का 20,000
और छाया का 30,000। ये बैलेंस हुआ। अब कैपिटल का काम नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में खाली स्टार्टिंग बैलेंस ही आता है, अब कुछ भी नहीं। अब आखिरी में क्लोज करेंगे तो इसे याद करेंगे, अब उसे छोड़ दो, बरोबर ना। इसलिए कितनी जगह पर आपके कितने एग्जाम्पल्स में टेक्स्ट बुक में कैपिटल अकाउंट बनाते ही नहीं है, क्योंकि काम क्या है इसका, भाई इसको जो है वो बस एक एंट्री लिख दी खत्म, और वही क्लोज करके यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो इससे अच्छा कोई जो है वो ये कैपिटल अकाउंट तैयार ही नहीं करते, सीधा यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसे, बरोबर ना। पर तैयार करो तो ज्यादा बेटर है, माइंड क्लियर रहता है। तो ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बनाया, अब उसमें कुछ काम नहीं, अब इसका इंटरेस्ट देंगे। तो कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट कहाँ पर आता है, कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ लिखते हैं करंट अकाउंट में। सही बात है ना, कैपिटल भले वहां लिखा, उसका इंटरेस्ट तो यहाँ पर ना, इस पे 5% इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पे देना है ना 5% इंटरेस्ट। तो अगर पहले खाली काउंटिंग करें ना, भाई 20,000 है, उसके 5%, तो 20,000 के 5% 1,000 हो जाते हैं, और 30,000 के 5% 1,500 हो जाते हैं, बराबर ना। तो 1,000 और 1,500 ये हमें इंटरेस्ट देना है। लेकिन अब हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट ऐसा है कि आपका ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ना ऑलरेडी। ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि हर्षा का 700, छाया का 1,000, ये दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर भी तो इंटरेस्ट देना ही है ना। ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट हुआ कि देखो, अगर हर्षा की बात करें तो 20,000 के 5% मतलब 1,000 इंटरेस्ट देना है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हर्षा का 700, देना था 1,000 रुपये इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ 700 ही दिया है, तो 300 रुपये बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। समझ रहे हो, ये 300 रुपये बाकी है इंटरेस्ट, बरोबर। ये हिडन एडजस्टमेंट, ऐसा कहीं दिया नहीं हुआ है कि बाकी है या कुछ काउंट करना है, लेकिन ये खुद समझना है हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा के 1,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन उसमें से 700 रुपये दिए हुए हैं, तो बाकी के 300 रुपये बाकी हैं। तो हम जो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट लिखते हैं ना, वो करंट अकाउंट में जो बाकी हो वो इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये नोट करना है, इसमें खाली इसी सब में ऐसा है, बाकी कोई सब में ऐसा नहीं होगा। ये नोट करना कि यहाँ करंट अकाउंट में जो बाकी इंटरेस्ट है वो लिखेंगे, और जो दूसरी एंट्री करते हैं ना अप्रोप्रिएशन में, कैपिटल इंटरेस्ट है यहाँ पे भी तो लिखते हैं अप्रोप्रिएशन में, तो अप्रोप्रिएशन में पूरी अमाउंट लिखेंगे 1,000 रुपये, कि भाई 700 दिए हुए हैं और 300 रुपये बाकी हैं, तो पूरा यहाँ 1,000 लिखेंगे। और करंट अकाउंट में जो बाकी हो वही लिखेंगे, ये नोट करना खास, बरोबर ना। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में अगर लिखे ना, भाई यहाँ पर टू एंड बाय करके लिखूं, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल इंटरेस्ट। तो कैपिटल इंटरेस्ट हर्षा का अगर लिखें तो 20,000 के 5% 1,000 रुपये होते हैं, लेकिन 1,000 में से 700 दिए हुए हैं, तो बाकी के 300 रुपये, यहाँ पर इंटरेस्ट 300 रुपये का आएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन खुद माइंड में करनी है, समझना। फिर अगर छाया की बात करें तो 30,000 के 5% मतलब 1,500 रुपये होते हैं, उस 1,500 में से 1,000 रुपये दिए हुए हैं कैपिटल इंटरेस्ट, 1,000 रुपये दिए हुए हैं, तो बाकी के 500 रुपये यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इनकी दूसरी एंट्री जो यहाँ पे करते हैं ना हम लोग एप्रोप्रिएशन में, उसमें पूरी पूरी अमाउंट लिखेंगे। उसमें ऐसा लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पर भी अगर टू एंड बाय लिख दें हम लोग, ऊपर एक लाइन छोड़कर लिखते हैं कि कैपिटल इंटरेस्ट, फिर लिखते हैं हर्षा में, ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, हर्षा में ब्रैकेट में लिखे जाते हैं कि 700 दिए हुए हैं और प्लस 300 बाकी, तो टोटल 1,000 रुपीज़। हर्षा के 1,000 रुपये हुए ना, 20,000 के 5% 1,000 रुपये हुए ना वो, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 700 दिए हुए थे और प्लस ये 300 बाकी, बराबर। और छाया में, तो छाया में लिखेंगे वहाँ पर कि छाया के 1,000 रुपये दिए हुए थे और प्लस 500 बाकी, टोटल 1,500 रुपये का इंटरेस्ट। और इन दोनों का टोटल 1,000 और 1,500 वो बाहर आएगा 2,500, 2,500। समझ आई। ये हिडन एडजस्टमेंट था ना, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल इंटरेस्ट बाकी है वो अलग से बताना है, नहीं, वो खुद समझना है हमें, इसे ही रियल हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। समझ आई बात। तो देखो जैसे कैपिटल इंटरेस्ट की एंट्री हमने कर दी ना, फिर उसके बाद पहले ही एडजस्टमेंट है कि ड्राइंग पे भी 6% गिनना है। तो जैसे कैपिटल पे गिना तो पहले रियल कैपिटल लिख दी, तो ड्राइंग के लिए भी पहले रियल ड्राइंग लिख देना कि ड्राइंग्स कितनी है। देखो डेबिट में दिया हुआ है कि ड्राइंग हर्षा की है 5,000 और छाया की है 10,000, तो पहले वो ड्राइंग लिख दें। ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं, करंट में, कैपिटल में अब कुछ नहीं लिखेंगे, अब सब यहीं पे ही लिखेंगे।
करंट में एक लाइन छोड़ के लिख दें यहाँ पर ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स में हर्षा की 5,000 रुपये है 5,000 और छाया की 10,000 रुपीज़। अब इस पे हमें 6% इंटरेस्ट गिनना है, लेकिन ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट गिनना हो तो मंथ भी काउंट करते हैं। देखो वो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे हर्षा है तो हर्षा ने 110 से जो है वो विड्रॉ किया है 110, तो 110 से लेकर 31/3 तक एंडिंग तक अगर गिने तो वो कितना हो जाता है, वो टाइमिंग हो जाता है 6 मंथ का, 10, 11, 12 फिर 1, 2, 3, 6 मंथ हुए उस पर। मतलब जो 5,000 है उस पर 6% 6 महीने का गिनना है, तो उसको ऐसे गिनेंगे, रफ में यहाँ काउंटिंग कर रहा हूँ कि 5,000 के 6% मतलब 6/100 और 6 महीने का मतलब मल्टीप्लाई 6/12, ऐसे हो गया ना। तो इनमें अगर कैंसलेशन करें या कुछ कट करें ना तो ये जैसे कट हो जाएगा 2, ये 3, ये 0 0 कट और 53 जा 150 रुपीज़। हर्षा का कितना आया इंटरेस्ट 150, 6 महीने का गिनना है 150 रुपीज़। और अगर छाया का गिने ना तो छाया में डेट दी गई है 1/1 पहली जनवरी, तो पहली जनवरी मीन्स कहलाती है उस पर 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट होगा ना। तो 10,000 पे उस पर भी अगर गिने कि 10,000 पे 6% 6/100 और 3 महीने का मतलब मल्टीप्लाई 3/12, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग काउंट करें ना भाई, ये 0 0 कट 6 2 जा, ये 250 जा और 53 जा 150, चलो ये भी 150 आएगा कि दोनों का इंटरेस्ट 150 रुपीज़ है। तो मतलब ड्राइंग के नीचे ही ड्राइंग इंटरेस्ट लिखते हैं, लेकिन इस पे भी हिडन एडजस्टमेंट है। ये तो इंटरेस्ट हमने काउंट किया कि दोनों को 150 रुपए का इंटरेस्ट देना है, उसको 6 महीने का उसको 3 महीने का, बराबर ना। लेकिन ये जो इंटरेस्ट हमें गिनना है उस पर भी तो हिडन एडजस्टमेंट है। देखो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि हर्षा के 100 रुपए छाया के 50 रुपए दिए हुए हैं ना, मतलब हर्षा को 150 रुपए दिए हुए देने थे, जिसमें से 100 रुपए दे चुके हैं। हर्षा का क्रेडिट में लिखा हुआ ना 100 रुपए दे चुके हैं, तो बाकी उसको कितने देने हुए 50 रुपए, जो बाकी है वो यहाँ लिखेंगे, पूरी अमाउंट यहाँ लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था। और छाया के भी 50 रुपए दिए हुए हैं, तो 150 में से 50 दे दिए, बाकी उसके 100 रुपए, वो 100 रुपए यहाँ लिखेंगे, जो बाकी हो वो लिखेंगे, बराबर। ध्यान देना, ड्राइंग उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर ड्राइंग इंटरेस्ट, तो ड्राइंग इंटरेस्ट में लिखा जाएगा कि भाई हर्षा के 100 रुपए हो चुके हैं, 150 में से 100 हो चुके, बाकी 50 यहाँ पर। और छाया के 150 में से 100 रुपए हो चुके हैं, 50 रुपए उसके हो चुके हैं, तो उसके 100 यहाँ पर, बरोबर ना। और इनकी दूसरी एंट्री जब यहाँ पे करते हैं ना अप्रोप्रिएशन में, एडजस्टमेंट है दूसरी एंट्री यहाँ चाहिए, तो वो दूसरी एंट्री करते वक्त तो पूरी अमाउंट लिखेंगे, तो उसको यहाँ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखें कि ड्राइंग इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे और नीचे की लाइन में लिखेंगे भाई हर्षा में ब्रैकेट में लिखेंगे 100 रुपये दिए हुए हैं और 50 बाकी, तो टोटल 150 रुपीज़। और छाया में 50 दिए हुए हैं 100 रुपये बाकी, तो वो टोटल 150, बाहर टोटल आएगा 300 रुपीज़, ठीक है। ये ड्राइंग इंटरेस्ट हुआ। अब समझ में आ रहा है ना मैं ये सम क्यों बोल रहा था इंपॉर्टेंट करने के लिए, कि ऐसे हिडन एडजस्टमेंट, और ऑलमोस्ट पूरे में अभी तो पहला एडजस्टमेंट चल रहा है, ऑलमोस्ट सब में ऐसा ही है। फिर इस अभी पहले में एक और बाकी है कि भाई 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है उस पर भी 10% इंटरेस्ट देना है। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पहले कितना है वो यहाँ पहली लाइन में लिख देना, करंट अकाउंट में जो लाइन हम छोड़ते हैं। तो देखो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे हर्षा का बैलेंस दिया हुआ है 6,000 और क्रेडिट साइड पे छाया का बैलेंस दिया हुआ है 4,000 रुपये, तो वो हम लोग मेंशन करेंगे ना यहाँ पर, जो डेबिट में है उसका बैलेंस डेबिट में लिखना, जो क्रेडिट में है उसका बैलेंस क्रेडिट में लिखना, ये समझना। तो मतलब यहाँ पर ये करंट अकाउंट की पहली लाइन जो छोड़ी थी उस पर लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और ये डेबिट साइड है तो डेबिट साइड पे किसका बैलेंस है, हर्षा का दिया हुआ है 6,000 रुपये, तो वो हर्षा में 6,000 का बैलेंस लिखेंगे, छाया में नहीं। और क्रेडिट साइड पे भी लिखें कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और उसमें हर्षा में नहीं छाया के 4,000 रुपये दिए हुए हैं, वो छाया के 4,000 रुपये लिखेंगे, हर्षा के नहीं, बराबर ना। ये हुआ ना दोनों का।
अब इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, और वो इंटरेस्ट ऐसे ही देते हैं, जो डेबिट में है उसका इंटरेस्ट डेबिट में देना, जो क्रेडिट में है उसका इंटरेस्ट क्रेडिट में देना आप लोग, बराबर। जैसे पहले हर्षा का काउंट करें, पहले एक एक का, चलो हर्षा का इंटरेस्ट देना है 6,000 है तो उसके 10% 600 रुपये देने हैं, लेकिन लेकिन इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट चेक करना कि क्या हर्षा का इंटरेस्ट दिया हुआ है कि कहीं पर। तो देखो क्रेडिट साइड में आखिरी में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा के 100 रुपये दिया हुआ है ना, मतलब उसमें इसके 10% 600 रुपये उसे इंटरेस्ट देना था, 600 रुपये में से 100 रुपये दिए हुए हैं, तो बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लिखेंगे 500 रुपये, जैसे इसमें कैपिटल और ड्राइंग में लिखा था वैसे। आ रही है ना बात समझ में, ये डेबिट में है ना तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे होगा, वहाँ ट्रायल बैलेंस में है ना, क्रेडिट में लास्ट सेकंड के इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 100 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, भाई 6,000 के 10% 600 होते हैं, उसमें से 100 दिए हुए हैं, तो बाकी के यहाँ पर लिखेंगे 500 रुपये, जो बाकी हो वहीं पर ही। और इसकी जो दूसरी एंट्री आती है, पहले हर्षा का ही काउंट कर रहे हैं, उसकी जो दूसरी एंट्री आती है वो दूसरी एंट्री आती है क्रेडिट साइड पे, ये डेबिट में है तो उसकी दूसरी एंट्री क्रेडिट में जाएगी, और क्रेडिट में पूरी अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट में यहाँ पर लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा के लिए एच लिख रहा हूँ, कि जिसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 100 रुपये दिए हुए हैं और 500 बाकी, तो बाहर टोटल आ जाएगा 600 रुपये, बराबर ना। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का 100 दिए हुए हैं, 500 बाकी है, टोटल 600 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, हर्षा का। अब छाया का गिने, तो छाया में ये 4,000 है तो उसके 10% इंटरेस्ट देना है, तो वो यहाँ पे, ये डेबिट था तो डेबिट में इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट का क्रेडिट में, तो भाई हर्षा के हो जाते हैं 4,000, उसके 10% 400 रुपये, लेकिन क्या ये छाया के यहाँ पर 400 रुपये, लेकिन क्या छाया का भी कोई ऐसा इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे डेबिट साइड पे देखो कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया ऐसा कुछ है, नहीं है, छाया का नहीं है, मतलब उसमें कुछ बाकी नहीं है, इस पे पूरे ही 400 रुपये दे देंगे, इन सब में बाकी 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 आ रहा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है छाया के लिए, तो पूरे 400 रुपये उसको दे देंगे, मतलब उसमें तो सीधा ही लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और सिर्फ छाया में लिखेंगे ये 400 रुपये, और इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे, और उसमें भी पूरे 400 ही लिखेंगे, कोई बाकी तो था ही नहीं इनकी तरह, जो बाकी होता वो यहाँ लिखते, तो यहाँ पे तो पूरा ही लिखेंगे ना, कुछ भी नहीं है तो ये करंट अकाउंट की दूसरी एंट्री, ये क्रेडिट में लिखा तो दूसरी एंट्री यहाँ डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में सी छाया के लिए 400 रुपीज़, बराबर। ये हुआ ना कंप्लीट, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, कैपिटल इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट और करंट इंटरेस्ट, वो तीनों इंटरेस्ट दिया, जो जो हिडन एडजस्टमेंट थे वो क्लियर किया हमने, आई बात समझ में। अब उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखें, अब जैसे सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन पे डेप्रिसिएशन गिनना है, तो डेबिट साइड पे देखो मशीन कितनी दी गई है, मशीन दी गई है 40,000 रुपीज़, मशीनरी 40,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन गिनना है, तो मशीन कहाँ पे लिखते हैं, मशीन तो यहीं लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, ये मैंने रफ काउंटिंग की थी उसे हटा दें, कि मशीन बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे कि भाई यहाँ पर लिख दें, ये ऊपर एक लाइन छोड़कर, मशीन 40,000 रुपीज़ है, और उस पर से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 10%, 10% उसका करना है, मतलब कितने हो जाएंगे 4,000 रुपीज़, 4,000 डेप्रिसिएशन, बराबर ना। और इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो चलो मैंने लिख दिया, लेकिन चेक कर लेते हैं कि भाई पहले की तरह इसमें तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ऑलरेडी तो कहीं कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है ना, ऐसा होगा हाँ? ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे इन सब में कैसे कैपिटल इंटरेस्ट गिना लेकिन ऑलरेडी दिया भी हुआ था, तो इसमें डेप्रिसिएशन 4,000 गिनना है, लेकिन क्या ऑलरेडी कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो मतलब पूरे 4,000 गिनेंगे यहाँ पर कि ये डेप्रिसिएशन 4,000 के, तो 40 में से 4 जाएंगे, बाहर बचेगा 36,000, और जो 4,000 का डेप्रिसिएशन गिना नुकसान हुआ उसे कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये तो नुकसान है ना, वो यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर डेबिट में लिखें, ये टू एंड बाय लिख देते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000 रुपीज़,
बरोबर। ये सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं था। अब थर्ड वाला है कि मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, कि छाया को महीने के 500 रुपये सैलरी देनी है, महीने के 500 रुपये, तो पूरे साल के कितने हुए, एक महीने के 500 रुपये, तो पूरे साल के 500 मल्टीप्लाई 12 6000 हो जाएगा ना, बरोबर ना, 6000 सैलरी देनी है। तो ये छाया पार्टनर को सैलरी देनी है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं ना, एक एप्रोप्रिएशन में और एक करंट में। पार्टनर की सैलरी यहाँ पे आती है, बरोबर ना। तो यहाँ जो सैलरी देनी है, तो इसमें भी एक बार ऊपर चेक कर लो कि कहीं सैलरी दी हुई या कुछ बाकी वगैरह तो नहीं है। तो वहाँ पे अगर सैलरी देखे ना, तो देखो दिया हुआ है डेबिट में दिया हुआ है सैलरी ऑफ छाया 5500 की, 5500 की सैलरी है। मतलब कि पूरे साल की उसे 6000 देनी थी, 6000 में से 5500 रुपये उसे दे चुके हैं हम लोग सैलरी। तो बाकी सैलरी कितनी है, सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये की सैलरी बाकी है, 5500 तो दे चुके हैं ना। तो यहाँ जो करंट अकाउंट में सैलरी लिखते हैं ना, वो जो बाकी हो वही लिखेंगे, दूसरी नहीं। जो बाकी है सिर्फ वही सैलरी उसे लिखेंगे, दूसरी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में पूरी सैलरी लिखेंगे जो देते हैं, बराबर। भले चाहिए तो एप्रोप्रिएशन में पहले लिख दें, तो ऐसे लिखेंगे कि सैलरी भाई छाया की है ब्रैकेट में सी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कि 5500 दिया हुआ है और प्लस 500 बाकी है, बरोबर ना। 5500 प्लस 500 वो बाकी है, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 6000 की। साल के 6000 हुए ना, महीने के 500, तो साल के 6000, बरोबर। 5500 प्लस 500 लिखेंगे, और जो बाकी है ना 500 रुपये, वो 500 रुपये बाकी यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट में। यहाँ डेबिट में लिखा तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर, कि सैलरी, और हर्षा में नहीं, सिर्फ छाया में 500 रुपीज़, जो 500 बाकी हुई वही, ठीक है। ये ऐसे हिडन एडजस्टमेंट ध्यान देना, ये सम के लिए ही सिर्फ ध्यान देना है इसमें। अब जैसे थर्ड वाला एडजस्टमेंट हो गया, अब फोर्थ वाला एडजस्टमेंट। फोर्थ में है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300। जो सेल्स बुक है ना, सेल्स बुक में 300 रुपये हमने कम लिख दिए, अंडर कास्ट कम लिख दिए। तो सेल कहाँ पे लिखते हैं, सेल लिखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। भाई सेल जितनी भी हो उसमें 300 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ कोई सेल दी गई है, दिया हुआ है, नहीं दी गई सेल, यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट ही सीधा दिया हुआ है हमें। तो नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, हमें अगर सेल में प्लस करने हैं तो इसी साइड पे ही लिख देना। समझो 300 रुपये की सेल लिखनी है, लिखना भूल गए, 300 रुपये की सेल लिखनी है, तो सेल कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे ही ना। किसी में भी कोई भी चीज़ प्लस करनी हो ना, तो उसी साइड पे ही लिखते हैं। अगर ऐसा होता है ना कि सेल में से माइनस करना है, लेकिन सेल तो कुछ है ही नहीं, माइनस कहाँ से करें, तो कुछ ना हो ना, तो माइनस करने के लिए अपोजिट साइड पे लिख देते हैं। ये सिंपल अकाउंट का रूल है कि भाई जैसे कहीं पर भी यहाँ हमने ये प्लस किया, अगर बाय चांस भूल जाते तो उसी साइड पे लिख देते। लेकिन अगर इसमें से 300 रुपये माइनस करने हो, तो माइनस करने के लिए उसको अपोजिट साइड पे भी लिखा जाता है, ये सेकंड वे है, बरोबर। ऐसा क्वेश्चन में आएगा कहीं पर, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ठीक है। इसमें तो खाली अगर सेल लिखना है, 300 रुपये की सेल अंडर कास्ट कम लिख दी है, तो वो 300 रुपये की सेल यहाँ पर लिख देना, बरोबर ना। यहाँ पर लिख दें ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ टू एंड बाय, ऊपर एक लाइन छोड़ देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि अंडर कास्ट सेल्स कितनी है, 300 रुपये। और ये एडजस्टमेंट है ना, इस एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री नहीं आएगी, इसकी कोई दूसरी एंट्री नहीं करेंगे। ये ऐसा एक एडजस्टमेंट पहले भी आया था कि सेल्स में ओवर कास्ट या अंडर कास्ट ऐसा कुछ हो, ज़्यादा लिख दिया कम लिख दिया, तो उसे खाली सेल में ही प्लस माइनस करते हैं, यहीं पे ही लिखते हैं, दूसरी जगह पर इसकी एंट्री आएगी नहीं, बराबर। ये नोट करना, पहले भी एक सम में था ऐसा। अंडर कास्ट या ओवर कास्ट हो तो याद रखो उसकी दूसरी एंट्री जरूर नहीं है, वो खाली सेल में ही प्लस करना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री यहीं पे ही रहेगी एक ही। ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट हुआ। उसके बाद फोर्थ हुआ। अब फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखें कि उसमें दिया हुआ है 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1700 रुपये जनरल रिजर्व में लिखने हैं, रिजर्व लिखने हैं। तो जनरल रिजर्व होना, ये एक नोट कर लेना, स्पेशल नोट इस चैप्टर के लिए, कि जनरल रिजर्व कभी भी लिखना हो ना, तो जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। एक तो रिजर्व की एंट्री आती है यहाँ पर, कैपिटल लायबिलिटी और साथ में रिजर्व लिखते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में थियरी में बताया था। यहाँ पर कैपिटल, रिजर्व और लायबिलिटी ऐसे,
अब जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट में है, दो जगह एंट्री करनी है, तो एक तो यहाँ पे आएगी लायबिलिटी में कि खाली 1700 जनरल रिजर्व रखने हैं, ऊपर में से इसकी कोई काउंटिंग नहीं आएगी, ये तो अलग से भाई साइड में करके रखने हैं 1700 रुपए। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर 4-5 लाइन छोड़कर यहाँ पे लिख देंगे कि ये जनरल रिजर्व है 1700 रुपए, बराबर। और इसकी दूसरी एंट्री चाहिए ना, तो याद रखो जनरल रिजर्व की दूसरी एंट्री एप्रोप्रिएशन में आएगी। बाकी किसी की भी दूसरी एंट्री होती ना और कोई रिजर्व होता ना तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते, लेकिन जनरल रिजर्व पार्टनर के प्रॉफिट में से अलग किया जाता है, जनरली पार्टनर के प्रॉफिट में से अलग करते हैं, इसलिए जनरल रिजर्व वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये एक नोट कर लेना कहीं पर। तो इसलिए जनरल रिजर्व जो 1700 अलग करने हैं, एक यहाँ लिखा बैलेंस शीट में और दूसरी एंट्री आएगी यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व 1700 के, बराबर। ये एंट्री हो गई, ये एडजस्टमेंट हुआ दो जगह पर, एक जनरल रिजर्व यहाँ और एक यहाँ पे, नोट कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गए हमारे। अब एडजस्टमेंट क्लियर हो गया तो क्या करें, अब ट्रायल बैलेंस की चीज़ें लिखते जाएं। वैसे तो ट्रायल बैलेंस में सबकी एक एक एंट्री करते हैं, लेकिन इसमें ट्रायल बैलेंस में भी बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट है, बरोबर ना। हिडन एडजस्टमेंट है तो वो सब ध्यान देने पड़ेंगे हमें। तो ट्रायल बैलेंस को देखें हम लोग, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड की पहले चीज़ें लिखते जाएं, जिसमें सबसे पहले ड्राइंग्स वो लिख दी थी, जो लिख दी वो नहीं लिखना है ना हमें, ड्राइंग से लिख दी थी। करंट अकाउंट वो भी लिख दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हो गया था। उसके बाद मशीनरी, वो मशीनरी भी हो गई थी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसे थोड़ी दिया हुआ होता है अलग से। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, समझो क्यों, कि लोन पे इंटरेस्ट देना है तो पहले लोन कितनी है वो तो पता करो, और किसकी लोन है वो तो पता करो, बरोबर। तो वो लोन अगर पता करनी हो ना तो वो क्रेडिट साइड पे दी गई है। देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है लोन ऑफ हर्षा फ्रॉम 11016 10,000। तो ये हर्षा पार्टनर की लोन है, 10,000 की लोन है, उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर 200 रुपये। तो ये कुछ बाकी या कुछ इंटरेस्ट होगा वो हमें समझना है। तो अब ये लोन है तो लोन की एंट्री करें, ये मैंने आगे के समय भी बताया था, कहीं पर भी लोन हो तो तीन जगह पर तीन एंट्री करते हैं। लोन की एंट्री है जो क्रेडिट में है डेबिट में है, दोनों की एंट्रीज करेंगे साथ में, समझना। तो लोन हर्षा की लोन है, भले पार्टनर की लोन है उसे यहाँ नहीं, लोन हमेशा बैलेंस शीट में ही लिखते हैं किसकी भी लोन हो। तो पहले पूरी लोन लिख देते हैं कि भाई कितनी है 10,000 रुपीज़। तो पूरी लोन यहाँ पर आएगी, लोन ऑफ हर्षा, हर्षा की लोन 10,000, पहले तो पूरी लोन लिख देते हैं। फिर दूसरी चीज़ कि इसके ऊपर इंटरेस्ट गिनते हैं, सेकंड चीज़ इसमें इंटरेस्ट गिना जाता है। अब कितने परसेंटेज इंटरेस्ट कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ मतलब 6% इंटरेस्ट देते हैं उसे, मतलब इस 10,000 पे 6% इंटरेस्ट देंगे हम लोग। तो इस 10,000 पे अगर 6% इंटरेस्ट देना तो 10,000 मल्टीप्लाई 6/100। लेकिन एक और चीज़ कि इसमें मंथ भी तो दिया हुआ है, 6% ऐसे गिनेंगे लेकिन मंथ दिया हुआ, वो दिया हुआ फ्रॉम 110 से लेकर अगर गिने तो 6 महीने होते हैं, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 6 मंथ होते हैं। मतलब उस पर 6% 6 महीने का गिनना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6/12 ऐसे गिनना पड़ेगा। तो इस पर अगर हम लोग इंटरेस्ट गिने ना तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 100 3 ज़ा 300, 300 रुपये का इंटरेस्ट देना है 6 महीने का, 300 रुपये का इंटरेस्ट। तो ये जो 300 रुपये इंटरेस्ट देना है ना वो इंटरेस्ट आपको डेबिट में दिया हुआ है, ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ है एक तरह से, कि डेबिट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 200, मतलब 300 रुपये इंटरेस्ट देना था जिसमें 200 रुपये दे चुके हैं, 100 रुपये बाकी है। तो यहाँ जो लायबिलिटी में लिखते हैं ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, यहाँ जो बाकी हो वही लिखते हैं। भले पूरा इंटरेस्ट 300 रुपये का हुआ लेकिन 200 तो दे चुके हैं जो डेबिट साइड पे दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ जो बाकी है वो लिखेंगे, कितना लिखेंगे 100 रुपये, वो बाकी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना आएगा 100 रुपीज़। नोट करना, ये सब हिडन एडजस्टमेंट इसी सब में ऐसे हैं, नोट करना ये। तो ये 100 रुपये बाकी हुए वो यहाँ पे लिखा, और इसकी जो दूसरी एंट्री यहाँ करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट वो हमारा एक्सपेंस है यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों लिखेंगे कि 200 रुपये दे दिए थे और 100 रुपये बाकी है, टोटल 300 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल 300 रुपये वो वहाँ पे लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखें
वो वहाँ पे लिखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में लिखेंगे 200 दिए हुए हैं और प्लस 100 बाकी है, 200 प्लस 100 तो बाहर लिखा जाएगा 300 रुपीज़, बराबर ना। 200 एंड 100 बाहर पे 300 आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया हमारा, बराबर ना। ये कैलकुलेशन हमने की थी उसे हटा दें तो ये ध्यान आया ना। ये भी हिडन एडजस्टमेंट हुआ कि भाई जितनी लोन का इंटरेस्ट बाकी था वो यहाँ पे लिखा और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट लिखा हमने। ओके, ये भी हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, उसके बाद है सैलरी। डेबिट साइड पे ही चेक कर रहे थे ना, डेबिट साइड पे ही देखो। फिर सैलरी है, उसमें भी दिया हुआ है हिडन एडजस्टमेंट के ब्रैकेट में मंथली 1000 और बाहर 13,000 दिया हुआ है। ये भी हिडन एडजस्टमेंट हुआ जो ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ हो तो भाई मंथली 1000 है तो अगर महीने के 1000 रुपए तो पूरे साल के कितने हुए, तो पूरे साल की सैलरी 12,000 हुई। साल की सैलरी कितनी हुई 12,000, मतलब ईयरली 12,000 सैलरी देनी है लेकिन यहाँ पे 13,000 दी गई है। तो इसका मतलब मुझे सैलरी देनी थी 12,000 रुपये, मैंने 13,000 दे दी, तो 1,000 किसी को एडवांस में दे दी होगी मैंने, बराबर ना। 1,000 की सैलरी एडवांस में दे दी होगी, ये प्रीपेड सैलरी है। समझ रहे हो, ये हिडन एडजस्टमेंट कहलाता है कि भाई ये हमें खुद समझना होता है वो क्या कहना चाहते हैं। दिया हुआ है ब्रैकेट में मंथली 1000, महीने के 1000 ही हैं तो साल के 12,000 हुए, ये 13,000 क्यों लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 1,000 रुपये मैंने एडवांस में दिया है, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी माइनस करते हैं हम लोग, वो सैलरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं कि यहाँ पर सैलरी, वो सैलरी में लिखेंगे 13,000, 13,000 जो सैलरी दी गई है उसमें से माइनस प्रीपेड करेंगे 1,000 रुपीज़, 1,000 माइनस करेंगे कि टोटल साल की सैलरी हुई 12,000 रुपये, बराबर ना। कि ये 1,000 रुपये हमने एडवांस में दिए हुए हैं ये। और ये जो प्रीपेड सैलरी होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहाँ पर लिखते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जाते हैं एसेट में। कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में दिए हुए हो तो उसे एसेट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये तो सिंपल रूल है हमारा, ध्यान ही है हमें कि भाई अगर कोई एक्सपेंस एडवांस में दिए हुए हैं तो यहाँ पे बाकी होता ना एक्सपेंस, तो यहाँ लिखते लायबिलिटी में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी 1,000, बराबर है ना। हर स्टेप में हिडन एडजस्टमेंट आ रहा है ना, मैंने बोला था ना ये समी ऐसा है कि इसमें हर चीज़ में ध्यान देना कि भाई ये क्वेश्चन में कहाँ पर कौन कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है। अब जैसे ये हुआ सैलरी, उसके बाद सैलरी ऑफ छाया तो वो तो लिख दी थी, चलो सैलरी ऑफ छाया लिख दिया। उसके बाद डेप्टर्स है, डेप्टर्स 15,000, अब उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उस पर कोई काउंटिंग नहीं थी ना कुछ ब्रैकेट में है, तो वो 15,000 के डेप्टर डायरेक्ट लिख दें। डेप्टर्स कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, तो वहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये डेप्टर्स 15,000, 15,000 का डेप्टर वो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, बरोबर। डेप्टर्स के बाद आएगा रिसीवेबल रेंट 2,000, रिसीवेबल मतलब जो मिलना बाकी है, जो रेंट मिलना बाकी है वो 2,000 रुपये। तो अगर कुछ मिलना बाकी हो तो यहाँ पे लिखते हैं, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट अगर है तो चेक कर लो और कहीं पे कुछ रेंट है तो रेंट दिया हुआ है, हाँ रेंट दिया हुआ है वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है ना रेंट 12,000, लेकिन इसमें कुछ ब्रैकेट में या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये तो अलग अलग ही एंट्री हो गई, समझना। जो क्रेडिट में रेंट दिया हुआ है ना 12,000 रुपये, भाई वो रेंट मिल गया हमें, वो रेंट मिल चुका है, कोई ब्रैकेट में या कहीं नीचे एडजस्टमेंट में कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है। भाई वो 12,000 का रेंट मिल चुका है, और जो क्रेडिट में दिया हुआ है ना रिसीवेबल रेंट 2,000 का, भाई 2,000 का रेंट मिलना बाकी है, तो वो तो बाकी है, वो अलग से ही दिया हुआ है, इतना बाकी है तो उसे अलग से ही लिख देंगे यहाँ पर। कुछ भी रिसीवेबल हो तो एसेट में लिखते हैं, तो यहाँ एसेट साइड पे लिख देंगे हम लोग रिसीवेबल रेंट 2,000, और जो वो 12,000 का है तो क्रेडिट में उसकी बारी आएगी तब उसे लिख देंगे हम लोग, बरोबर। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी कैसे सैलरी पे या उस पर ब्रैकेट में दिया हुआ हो या कुछ होता है, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसे डायरेक्टली ही लिखेंगे। अब रिसीवेबल रेंट के बाद दिया हुआ है बेड डेप, बेड डेप 1,300 रुपीज़, तो वो जो बेड डेप है तो बेड डेप की तो एक ही एंट्री करते हैं ना, वो तो नुकसान है, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो बेड डेप सीधा यहीं पर ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कि ये नुकसान 1,300 रुपये का, तो बेड डेप यहाँ पर लिख दें, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर बी डी बेड डेप 1,300 रुपीज़,
ठीक है, ये 1300 हो गया। उसके बाद दिया हुआ स्टॉक ऑफ गुड्स 31,317 10,000। ये भी जो ब्रैकेट में डेट दी गई है तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता, वो तो खाली दिया हुआ है। 31,3 मतलब आखिरी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं? एसेट में। ये हर सम में आता है हमारा कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का दिया हुआ है, वो एसेट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वो 10,000 वो यहाँ पे लिखा जाए, बरोबर। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ विच 1200 इज फॉर द ईयर एंडिंग 36/17, बाहर 2000 दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का ये एडजस्टमेंट समझो, ब्रैकेट में दिया हुआ है मतलब ये एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ। कि देखो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, हम लोग हर साल प्रीमियम देते हैं, तो प्रीमियम का जो है वो क्या ये डे फिक्स होता है कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू होता है तो प्रीमियम भी 1 अप्रैल को ही शुरू या खत्म हो? ऐसा है क्या? ऐसा फिक्स होता है कि प्रीमियम भी 1 अप्रैल को ही हो? नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रीमियम की तारीख खत्म होती है 36 को, 36/17, बरोबर ना। ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये अकाउंट लिख रहे हैं, वो 31/3 को लिख रहे हैं। यहाँ रफ में बताता हूँ, हम अकाउंट लिख रहे हैं 31/3/17 और इंश्योरेंस भरा हुआ है हमारा 36/17 तक, ऐसे ना। हमारा अकाउंट इस तारीख को लिखा जाता है और ये प्रीमियम जो भरा हुआ है ना वो 36/17 तक भरा हुआ है। इसका मतलब कि 3 महीने का एडवांस में भरा हुआ है, बरोबर। 3 महीने का एडवांस में भरा हुआ है। 31/3 से लेकर 36 तक गिनो तो 3 महीने हुए ना। तो 3 महीने का कितना, वो किस पे काउंट करें? वो क्या बाहर 2000 पे काउंट करें कि जो 1200 रुपये दिए हुए हैं उस पे काउंट करें? ये क्लियर हुआ कि 3 महीने का एडवांस में भरा हुआ है, लेकिन 3 महीने का कितना, वो किस पे काउंट करेंगे? तो वो काउंट करेंगे जो 1200 रुपये है, वो 1200 रुपये का प्रीमियम है। बाहर जो 2000 की प्रीमियम है ना, वो कुछ बाकी कुछ एडवांस में या उन सब का मिक्स होगा, उसके 3 महीने नहीं गिनते। दिया हुआ है कि हर साल का प्रीमियम 1200 रुपये है, तो उस 1200 रुपये में से 3 महीने का एडवांस में भरा हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ये एक समझ लो कि हाँ भाई ये डेट वाइज 3 महीने का एडवांस है, और 3 महीने किसके, तो उस 1200 के 3 महीने। तो अगर रफ में हम लोग 1200 के 3 महीने गिने ना, वो ऐसे गिनते हैं कि 1200 मल्टीप्लाई 3/12। 3 महीने के गिनने हैं तो मल्टीप्लाई 3/12, मतलब 1200 और 3/12 करें तो वो हो जाता है 300 रुपये। कि 2000 में से जो अब बाहर 2000 है उसमें से 300 रुपये का एडवांस में प्री पेड इंश्योरेंस है। जैसे ये प्री पेड सैलरी थी वैसे ये प्री पेड इंश्योरेंस है, 300 रुपये का इंश्योरेंस प्री पेड। तो प्री पेड इंश्योरेंस क्या करेंगे, इंश्योरेंस में से माइनस ही करेंगे ना, बरोबर ना। और ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस यहीं पे ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपये का इंश्योरेंस है, सॉरी 2000 का इंश्योरेंस है, जो बाहर अमाउंट लिखी गई है वो 2000 का इंश्योरेंस है, और उसमें से माइनस प्रीपेड करेंगे, प्रीपेड 300 रुपये, 300 रुपये का प्रीपेड, तो बाहर बचेगा कितना, वो बचेगा 1700 रुपये, 1700 बाहर आएगा, बराबर ना। और ये जो 300 रुपये प्रीपेड है उसकी दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस वहीं पे ही लिखते हैं जो सैलरी में भी बताया था। इसे रफ कर दें हम लोग, और यहाँ पर हम लोग लिख दें प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, वो कितना, तो 300 रुपीज़। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट भी क्लियर हुआ ना कि भाई कैसे हमें प्रीपेड इंश्योरेंस करना है, ध्यान से समझना है इसे। तो ये डेबिट साइड अब खत्म हुआ, अब क्रेडिट साइड का शुरू करें। तो क्रेडिट में पहले कैपिटल अकाउंट वो लिख दिया था, करंट अकाउंट लिख दिया था, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दिया था, लोन ऑफ हर्षा वो भी लिख दिया। अब रेंट लिखेंगे, रेंट 12,000 क्रेडिट में दिया हुआ है ना, मतलब ये रेंट मिला हमें, ये रेंट मिला, इनकम है हमारी। और इनकम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, वहाँ पे लिखेंगे कि ये 12,000 का रेंट मिला, ये 12,000 का मिला, और बाकी का रिसीवेबल यहाँ पे लिखा था ना 2,000, ये अलग अलग है, इसमें प्लस माइनस नहीं करनी है। अगर ये एडजस्टमेंट में होता ना कि रिसीवेबल रेंट 2,000 का बाकी है, एडजस्टमेंट में होता तो प्लस माइनस करते, तो ऐसे लिखते। वो अलग से ही दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे। और यहाँ पे वो रेंट डायरेक्ट लिख दें कि रेंट
एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रेंट 12,000, क्रेडिट में है इसलिए यहाँ पे भी क्रेडिट में लिख दिया। अब रेंट के बाद क्रेडिटर्स 5,000 के, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर भी डायरेक्ट लिखते हैं। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में। तो जो 5,000 के क्रेडिटर हैं वो यहाँ लायबिलिटी में लिख दें कि क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज़, ये क्रेडिटर्स हो गए। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट 24,700, तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखें। क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे ही लिखे ना। यहाँ पे भले ग्रोस प्रॉफिट लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, यहाँ तो फिर जो है वो स्टार्टिंग का बैलेंस लिखो, जो भी लिखो। मैं भले यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट करके ही लिख रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट है लिखें 24,700, उसमें क्रेडिट में दिया हुआ है तो हमने भी क्रेडिट में लिखा, ये 24,700 ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है 5450। तो ये जो बैंक बैलेंस है ना क्रेडिट में दिया हुआ है, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर डेबिट में बैंक बैलेंस होता तो वो रियल बैलेंस होता, उसे एसेट में लिखते। लेकिन क्रेडिट वाली कोई भी चीज़ होती है उसे लायबिलिटी में लिखते हैं। जैसे ऊपर क्रेडिटर था वो लायबिलिटी में लिखा ना, बरोबर ना। तो ये बैंक बैलेंस भी क्रेडिट में दिया हुआ है, मीन्स ओवरड्राफ्ट है, उधार है हमारा, तो वो लायबिलिटी में लिखेंगे। उसे बैलेंस समझ के गलती से एसेट में मत लिख देना। क्रेडिट की कोई भी चीज़ वो लायबिलिटी में आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट समझे 5450, ठीक है ना। ये हुआ बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा वो दे दिया था। और ये है सस्पेंस अकाउंट 300। सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग हम लोग क्या कहते हैं, ये लास्ट ईयर 11th में सीखा था कि जब कोई ट्रायल बैलेंस में, ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, कि जब कोई ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट का टोटल नहीं बैठ रहा हो, ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर वो टोटल इक्वल नहीं आ रहा हो, इसका मतलब हो सकता है कि शायद हम लोग कोई चीज़ भूल गए हो, मिस्टेक हो गई हो, और उस मिस्टेक फिलहाल याद ना आती हो ना, तो टोटल बिठाने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं 300 रुपये का। मतलब कोई चीज़ भूल गए हैं, शायद याद नहीं आ रही है कि पता नहीं कहीं पे 300 रुपये बाकी है, कि जैसे डेबिट साइड का टोटल जितना आ रहा है 1,11,700 है ना टेक्स्ट बुक में, तो क्रेडिट का भी उतना ही आना चाहिए, लेकिन उसमें 300 रुपये कम पड़ रहे थे। तो फिलहाल टोटल बिठाने के लिए 300 रुपये लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट, वही शायद कहीं मिस्टेक हुई होगी। और ऐसी जो मिस्टेक होती है ना, मतलब समझो सस्पेंस अकाउंट मिस्टेक के लिए होता है, तो उसकी एंट्री फाइनल अकाउंट में नहीं करते। सस्पेंस अकाउंट की एंट्री फाइनल अकाउंट में की जाती नहीं है, वो तो खाली कोई मिस्टेक हो रही थी, टोटल नहीं बैठ रहा था इसलिए लिख दिया। वो टोटल जो है वो एडजस्टमेंट में हो सकता है क्लियर हो गया हो। जैसे वो थी सेल्स की इंफॉर्मेशन थी कि भाई सेल जो है वो 300 रुपये की बाकी रह गई, तो हो सकता है ये 300 रुपये वही बाकी हो जो ऊपर सस्पेंस अकाउंट में लिखा था, वो सेल्स में लिख दिया ना 300 रुपये, तो वो एडजस्टमेंट हो गया हमारा, बराबर। तो सस्पेंस अकाउंट तब जब टोटल नहीं बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बाकी है, तो सस्पेंस अकाउंट करके लिख देते हैं, बाद में एडजस्टमेंट में याद आएगा। वो शायद एडजस्टमेंट में याद आ गया था कि सेल्स बुक में 300 कम लिख दिए थे। शॉर्ट और सिंपल इतना समझो कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसकी एंट्री यहाँ नहीं की जाती कहीं पर भी। तो ये हो गई, डेबिट क्रेडिट सबकी एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे, तो अब क्लोजिंग करें। अब क्लोज करें ना ऐसे कि भाई क्लोज करें, और जो है वो फिर इसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड करें। तो देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट अगर क्लोज करें ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहीं पे ही खाली टोटल है, तो यहाँ का टोटल हो जाता है हमारा 24,700 और 300, तो 25,000। वही 25,000 यहाँ पर भी लिखेंगे 25,000। उसमें से कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो यहाँ पर भी 25,000 ही लिखेंगे, जिसके सामने लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 25,000 का। अब ये जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करें कि प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट 25,000 वो डेबिट में था ना, तो हमने क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पर इसको क्लोज करें, तो इस साइड का अगर टोटल करें ना, तो इस साइड का टोटल आ जाएगा हमारा 25 और 12 37,000। कितना हो जाएगा 37,000। वही 37,000 यहाँ पर भी लिखेंगे कि 37,000 टोटल, और उसमें से ये अमाउंट माइनस करें। अब 37 में से अगर ये सब माइनस करें ना, तो यहाँ पर बचेगा कुछ 17,700। कितना बचेगा 17,700 बचेगा। ये जो बचा ना उसे हम लोग कहते हैं
नेट प्रॉफिट, ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। भाई ये फाइनल प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एप्रोप्रिएशन में। ये डेबिट में था तो उसे एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अब नेट प्रॉफिट ऊपर के 17,700, बराबर। ये नेट प्रॉफिट हुआ। अब इसे क्लोज करें, इसे क्लोज करें तो इसमें भी इस साइड का टोटल ज़्यादा है। यहाँ का अगर टोटल करें ना तो 17,700 और 300 18,000 18,600 कितना हो जाएगा, 18,600। ये 18,600 वो यहाँ पर भी लिखेंगे और उसमें से ये सब माइनस करें। तो ये अगर हम लोग माइनस करें ना तो यहाँ पर बचेगा कुछ हमारा 8,000, सिर्फ 8,000 बचेगा हमारा। कितना आएगा, 8,000। ये जो 8,000 है ना वो 8,000 हमारा कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट हमें दोनों पार्टनर को बांटना होता है। एक्चुअली तो यही बांटते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, पर हर सम में जैसे करते हैं, जैसे ये अमाउंट लिखते हैं वैसे ही प्रॉफिट भी बांटते हैं ना, कि ये 8,000 का प्रॉफिट अगर दोनों को बांटे ना तो हर्षा को मिल जाएंगे 4,000 रुपये। क्योंकि देखो इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कोई रेशियो नहीं है, मतलब इक्वली बांट देंगे, 8,000 आधे आधे हो जाएंगे। तो इसको 4,000 और छाया को भी मिल जाएंगे 4,000, बराबर। ये इसके सामने लिखना है यहाँ पे। तो ये 4,000 जो दोनों को प्रॉफिट मिल गया, टोटल 8,000 रुपये। इस प्रॉफिट को फिर आगे ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में, वहाँ पे ट्रांसफर करें ना तो करंट अकाउंट ट्रांसफर करें। यहाँ पे लिखे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। भाई ये डेबिट में था तो क्रेडिट में लेके आए, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया दोनों को 4,000, बराबर। अब क्या करें, अब इन्हें क्लोज करें। करंट अकाउंट का जब टोटल करते हैं ना तो उसमें दोनों साइड का टोटल आ सकता है, मतलब किसी का डेबिट में किसी का क्रेडिट में, दोनों पॉसिबिलिटीज है, जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा हो। कैपिटल अकाउंट में जब टोटल करते हैं तो उसमें क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा आता है, करंट अकाउंट में दोनों आ सकते हैं। तो मतलब इसमें अगर क्लोजिंग देखें ना, पहले अगर हर्षा की क्लोजिंग करें, हर्षा के लिए, तो हर्षा के लिए अगर देखें ना तो उसमें उसमें डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। डेबिट में अगर हम लोग टोटल करें तो ये 6 और 5 11 11,550 11,550 रुपीज़, ये डेबिट का टोटल। वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे कि 11,550, और उसमें से ये माइनस करें, भाई 11 में से 4 जाएगा 7, 7,250 वो बच रहा है, 7,250 ये इसका बैलेंस बचेगा, बराबर ना। वहाँ पे बचा क्रेडिट साइड पे, उसके सामने क्या लिख देते हैं, तो उसके सामने लिखते हैं हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बराबर। अब अगर छाया में देखें तो छाया में ये 10,000 और यहाँ पर 8 और 9, तो इसमें भी इस साइड का ही टोटल ज़्यादा है, भाई यहाँ पे टोटल ज़्यादा आ रहा है। अगर छाया में भी डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो 10,000 और 100 रुपये, 10,100, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 10,100। और उसमें से ये माइनस करें तो 9,400 माइनस करें तो बाकी के बचेंगे सिर्फ 700 रुपीज़। तो इसका भी उसी साइड आया, डेबिट का टोटल ज़्यादा था वहाँ पे बैलेंस। अब करंट अकाउंट में अगर इस साइड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है ना, क्रेडिट साइड पे लिखा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो उसे ट्रांसफ़र करते हैं एसेट में, तो उसे एसेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इस साइड आता है ना डेबिट में, तो उसे ट्रांसफ़र करते यहाँ लायबिलिटी में, बराबर। ये रूल पहले भी बताया था, डेबिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा हो तो यहाँ लिखा जाता है और ट्रांसफ़र करते हैं एसेट में। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो यहाँ लिखा जाता है, उसे ट्रांसफ़र लायबिलिटी में करते हैं। तो मतलब इन दोनों का ट्रांसफ़र यहाँ एसेट में होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट, भाई हर्षा का आया उसमें 7,250 7,250 और छाया का आया उसमें 700, तो टोटल हो गया 7,950 रुपीज़। करंट अकाउंट दोनों का वहीं पे, अगर एक का यहाँ होता तो जो इस साइड है उसे एसेट में लिखते, जिसका यहाँ आता उसे लायबिलिटी में लिखते, बराबर। करंट भी क्लोज हो गया। अब कैपिटल, इसका तो काम ही यहाँ आखिरी में आता है, और इसमें भी बस यही क्लोज करके यहाँ लेके आए ना, बराबर ना। कैपिटल में जो क्लोज करें तो पहले अगर हर्षा के लिए यहाँ पर 20,000 है,
वही 20,000 यहाँ पर भी लिख देते हैं। 20,000 में से कुछ माइनस नहीं है तो वही 20,000 यहाँ पर और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। छाया में भी वैसे ही कि यहाँ पर ये 30,000, वही 30,000 यहाँ पर और ऊपर भी 30,000 ही लिखेंगे, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और देखो इसमें यहाँ पे था ना क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था इसलिए उसे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ लायबिलिटी में कि इन दोनों को यहाँ पे ट्रांसफ़र करें। कैपिटल अकाउंट उसमें हर्षा के 20,000 एंड छाया के 30,000, जो टोटल बाहर आ जाएगा 50,000 रुपीज़। 50,000 वो हो गया बराबर ना। और अब फाइनली इनका टोटल, भाई दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तो अगर दोनों साइड का हम लोग टोटल करें ना तो दोनों साइड का टोटल कुछ आ रहा है 72,250 रुपीज़। इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 72,250 रुपीज़ बराबर। दोनों साइड का टोटल इक्वल आया मतलब हमारा सम करेक्ट है। समझ आई ना बात, ये सम क्लियर हुआ ना। इस सम को फिर से बोल रहा हूँ अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट टिक कर लेना। आपकी फाइनल एग्जाम में एज इट इज़ टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर भी नहीं बदलते। मतलब हर्षा और छाया वाला क्वेश्चन हो, मतलब ये रहा हिडन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, एग्जाम में भी पूछेंगे भाई हर्षा और छाया का क्वेश्चन, मतलब हाँ भाई यही क्वेश्चन है हमारा, उसमें यही हिडन एडजस्टमेंट देखनी है। तो अच्छी तरह से समझ लो। ऐसा ही हिडन एडजस्टमेंट वाला एक एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को भी देख लेना, उसमें भी सेम वैसा, उसमें नाम बदले होंगे खाली। तो ये सम अच्छी तरह से समझ लो, देख लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट सम्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।